नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चाइना ट्रिप के बारे में। जी हाँ, मोदी जी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो कि 31 अगस्त से 1 सितंबर तक होने जा रहा है, उसमें मोदी जी शिरकत करने जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि ये बहुत लंबे समय के बाद मोदी जी जा रहे हैं। अभी मोदी जी पूरे एशिया के ट्रिप पर थे, जहां पर वो जापान में उन्होंने 2 दिन बिताया और वहां के जो प्रधानमंत्री हैं शिगेरू इशिबा, उनसे उनकी मुलाकात हुई थी और अब जी जिनपिंग से मुलाकात होगी। ये जो पूरी समिट है, जो शिखर वार्ता है, ये पोर्ट सिटी ऑफ टिएनजिन यहां पर होगा, जो कि बोला जा रहा है कि मोदी जी चीन के राष्ट्रपति जी जिनपिंग से एक द्विपक्षीय वार्ता के लिए मिलेंगे। अब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने जो भी चीजें देखी, उसके बाद और तमाम उन खबरों के बीच में कि चाइना पाकिस्तान की मदद कर रहा था, और अब जब मोदी जी की एक तरीके से एक बहुत ही बर्फीले संबंध डोनाल्ड ट्रंप के साथ हो रहे हैं, भारत और यूएस के बीच बहुत कुछ अच्छा नजर नहीं आ रहा है, तो अब मोदी जी का झुकाव चीन की तरफ होता जा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि ये शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट तो मोदी जी अटेंड करेंगे, लेकिन जिस तरीके के सुर इस समय सत्ता के गलियारों से निकल रहे हैं और मोदी जी बात कर रहे हैं कि चीन से हमारे संबंध को रखना बहुत जरूरी है रीजन की स्टेबिलिटी के लिए, तो सवाल ये उठता है कि क्या मोदी जी चाइना के प्रति समर्पण कर रहे हैं? क्या चाइना के प्रति आत्मसमर्पण मोदी जी कर रहे हैं? इस पर हम बातचीत करेंगे और हमारे साथ इस समय अंतर्राष्ट्रीय मामलों के एक्सपर्ट और जानकार मोहसिन रजा खान जुड़ रहे हैं। मोहसिन, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। I think Mohsin has got disconnected. I think yes. So just let's wait and wait for him to join. लेकिन तब तक आपको इसके डिटेल्स बता देती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑन संडे विल अंडरटेक हिज फर्स्ट ट्रिप टू चाइना सिंस 2018, यानी कि 2018 के बाद मोदी जी का ये पहला ट्रिप है चाइना में। और मोदी will attend the Shanghai Cooperation Organization Summit in the port city of Tianjin. Before that, Modi is set to meet Chinese President Xi Jinping for a bilateral. Now, आपको सबको पता होगा कि मोदी was in Japan and for a 2-day trip where he met Prime Minister Shigeru Ishiba. The two leaders held bilateral talks and discussed business, Japanese investment in India and country-to-country cooperation. अब जो एससीओ समिट है वो 31 अगस्त से लेकर 1 सितंबर के बीच होगी और मोदी जी के जो ये ट्रिप्स हैं एशियन कंट्रीज में, they come in the backdrop of rising tensions between India and the United States after President Donald Trump's 50% tariff took to effect. तो टैरिफ की जो मार भारत झेल रहा है, 50% मार जो टैरिफ की झेल रहा है, उसके बाद अब मोदी जी का ये चीन का दौरा, कुछ लोग इस तरह से देख रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि मोदी जी अब उनको मजबूरीवश चाइना के प्रति अपना झुकाव बनाना होगा। This development came after trade talks with Washington stalled. Modi's previously visited China in 2018 also to attend the SCO summit. तो मोदी जी जब SCO summit अटेंड कर रहे हैं तो इस बार भी वो SCO summit ही अटेंड करने जा रहे हैं। अब इसको आपके कुछ और डिटेल्स बताती हूँ, बट व्हाट डज मोदीज विजिट टू द SCO summit मीन फॉर टाइज बिटवीन इंडिया एंड चाइना? अब ये देखिए, इसके कुछ कुछ मायने हैं। मोदीज ट्रिप इज a symbol of the ties between the two countries further thawing, यानी कि मोदी जी का जो ये ट्रिप है, बीच में जो एक बर्फीले संबंध भारत और चाइना के बीच में हो गए थे और चाइनीज आर्मी ने अटैक करना बॉर्डर्स पे शुरू किया था, गलवान हुआ, उसके बाद तमाम तरीके की गतिविधियां हुई। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान खबरें आई कि पाकिस्तान का साथ चाइना दे रहा है, चाइना ने अपने डिफेंस में जिस तरीके से इन्वेस्ट किया और बाद में पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के ऊपर आक्रमण होने की खबरें थी। उस बीच में अब चाइना ने भी एक्सप्रेस किया है कि भाई मोदी जी का विजिट बहुत इंपॉर्टेंट है एंड उन्होंने वेलकम किया है इसको। बहुत ज्यादा तारीफों के पुल नहीं बांधे, लेकिन उन्होंने दे हैव जस्ट एक्सप्रेस देयर एंटिसिपेशन फॉर मोदीज विजिट। फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्सपर्सन जुओ जियाकुन हैड सेड China welcomes Prime Minister Modi to China for the SCO Tianjin summit. और उन्होंने ये भी कहा जियांकुन ने कि द मीटिंग वुड बी एन एग्जांपल ऑफ सॉलिडारिटी एंड फ्रेंडशिप, यानी कि सॉलिडारिटी और
एक दोस्ती का हाथ हम आगे बढ़ाएंगे. He said the SCO would be entering a new stage of high quality development featuring greater solidarity, coordination, dynamism, and productiveness. Modi and Xi during the last BRICS summit in Russia's Kazan in 2024, which gave fresh impetus towards the softening of ties, India has now begun issuing visas to Chinese citizens. अब चीन के लोगों को वीजा भी भारत उनको वीजा इशू करना शुरू कर दिया है. Meanwhile, कैलाश मानसरोवर यात्रा has also resumed as a show of good faith. यानी कि जो यात्रा इतने दिन से लंबित थी कैलाश मानसरोवर की, उसको भी रिज्यूम किया गया, उसको बहाल किया गया. The countries are also looking to resume direct flights, which had been paused due to the COVID pandemic and then in the aftermath of the Galwan Valley clash from this September. तो जो डायरेक्ट फ्लाइट्स चाइना जा रही थी उनको रोक दिया गया था, पहले तो कोविड पैंडेमिक के दौरान, और उसके बाद जब गलवान वैली में जब क्लैश हुआ और तो उसके बाद से ये सारी फ्लाइट्स नहीं चल रही थी, उनको भी रिज्यूम करने की बात कही गई है. अ नंबर ऑफ टॉप इंडियन ऑफिशियल्स including Defense Minister Rajnath Singh, External Affairs Minister S. Jaishankar and NSA Ajit Doval have recently visited China. यानी कि चाइना के प्रति अब झुकना भारत की मजबूरी हो गया है और इसी वजह से पहले राजनाथ सिंह गए, उसके बाद एस जयशंकर गए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल भी उन्होंने चाइना विजिट किया. अब प्रोग्रेस किस तरीके से जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर किस तरीके की प्रोग्रेस हुई है. द मीटिंग बिटवीन मोदी एंड जी कुड ऑल्सो स्पर प्रोग्रेस ऑन द बॉर्डर टॉक्स. जो हमारी जो बॉर्डर एरियाज पर जो बातचीत लंबित थी उस पर भी एक बार बातचीत फिर से शुरू हो सकती है. The relationship between India and China hit a nadir in the aftermath of the Galwan Valley clashes in 2020. The face-off ended after an agreement was finalized in October to disengage in Demchok and Depsang. जो बातचीत चल रही थी उसमें ये कहा गया था कि हम डिसएंगेज करेंगे दो इलाकों से, डेमचौक और डेप्सैंग से. इंडिया एंड चाइना हैव ट्राइड टू मेंड देयर रिलेशनशिप ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स. तो ये तो मोदी जी को भी समझ में आ रहा है कि अब अगर अमेरिका ने उनके साथ इस तरीके से कठोर संबंध कर लिए हैं तो अब उनके पास और कोई विकल्प नहीं बचता सिवाय इसके कि वो चीन के प्रति समर्पण करें. तो इसी तरीके की खबरें आ रही हैं और हम चीन के प्रति क्या समर्पण करते जा रहे हैं, इसकी भी क्या हद होगी. कहीं ऐसा ना हो कि मोदी जी जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के हाथों जले, कहीं ऐसा ना हो कि जी जिनपिंग का भरोसा नहीं है कि वो क्या कब कर सकते हैं. तो जिस तरीके से जो एक अनप्रिडिक्टेबिलिटी फैक्टर डोनाल्ड ट्रंप के साथ है उसी तरीके से जी जिनपिंग के साथ भी है. अब ये देखिए, आफ्टर चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग ई रिसेंटली विजिटेड इंडिया, the Ministry of External Affairs released a statement outlining how this can be done. MEA said that this could be done by resolving the smaller issues like identifying areas along the undemarcated border and leave the more difficult conversations to later. यानी कि छोटे छोटे कदम हम उठाएंगे और बॉर्डर डिस्प्यूट्स पर ये नहीं कि एक साथ हम सारे डिसीजंस ले ले. तो एक अनप्रिडिक्टेबिलिटी फैक्टर, सर्टेनिटी अभी भी इसको लेकर बनी हुई है. और जो बाद में मैं बात कर रही थी, इस समय मोहसिन हमारे साथ जुड़ गए हैं, मोहसिन से हम बातचीत करेंगे. मोहसिन, आपका मैं वेट ही कर रही थी and I was just trying to explain to the viewers the significance of this Shanghai Cooperation Organization Summit. लेकिन मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि क्या मोदी जी ट्रंप के हाथों जलने के बाद चाइना के प्रति क्या मोदी जी अब समर्पण कर रहे हैं? क्या हम चाइना के प्रति समर्पण कर रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं? जी बिल्कुल सही कहा आपने नीलू जी, क्योंकि 4-5 चीजें हमें नोट करनी पड़ेंगी. पहले तो आपको याद होगा मेजर शैतान सिंह, जिनको परमवीर चक्र मिला था 1962-62 की लड़ाई में, जहां वो गिरे थे, वो हिस्सा अब चीन ने हथिया लिया है पूरी तरह से. उनका स्मारक बना हुआ था, हमें हटाना पड़ा और पीछे खींच के अपना स्मारक बनाना पड़ा. अभी फरहान अख्तर की एक फिल्म आने वाली है उन 150 पे जो वहां शहीद हुए. तो ये दिखाता है कि हम पीछे हट गए अपनी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से. वो पेट्रोलिंग पॉइंट्स हमने दे दिए हैं और कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है, बल्कि कॉम्प्रोमाइज में तो दोनों तरफ को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है. ये एक तरफा हो गया है बिल्कुल. चीन ने अपनी तरफ कर लिया और हम इसको लगभग मान चुके हैं. दूसरी बात ये है, चीन के अखबार और चीन के थिंक टैंक कह रहे हैं कि हिंदुस्तान ने सरेंडर कर दिया है, पर हिंदुस्तान जो है वो भरोसेमंद नहीं है. तो हिंदुस्तान को प्रूव करना होगा, दिखाना होगा कि हम सचमुच चाइना के दोस्त बनना चाहते हैं. इसके लिए हिंदुस्तान को क्वाड से हटना चाहिए, हिंदुस्तान को एससीओ की पूरी फुल मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए
हिंदुस्तान को BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट करना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए उसको। एक तरह से हमें बिल्कुल चीन की गुलामी करनी पड़ेगी, हमें सरेंडर करना पड़ेगा। वो कह रहे हैं अपना मार्केट भी खोलो, निवेश के लिए भी और ट्रेड के लिए भी, यानी कि फिर चीनी कंपनियां आ जाएंगी यहाँ पे। और जिस तरह से चीन ने पाकिस्तान का टेक ओवर कर लिया है मार्केट का, बांग्लादेश का टेक ओवर कर लिया है, श्रीलंका का करने वाले हैं, मालदीव्स का, वैसे ही हमारा भी तो पूरे साउथ एशिया पे चीन छा जाएगा, हम उसे रोक नहीं पाएंगे। और सबसे बड़ी मुसीबत हमारे ऊपर छा जाएगा। हम जो है वो चीन को रेजिस्ट कर रहे थे अमेरिका की मदद के साथ एशिया में, पर अब ऐसा लग रहा है कि हमने हथियार डाल दिए और चीन की, जिसे कहते हैं सुप्रीमेसी, हेजेमोनी, यानी चीन का राज मान लिया है पूरे एशिया पे, जिसमें हम भी शामिल हैं। तो हम ही एक ताकत बचे थे, क्योंकि रूस ने भी चीन के सामने हथियार डाल दिए। रूस पूरी तरह से चीन पे निर्भर हो गया है, खासतौर से इस यूक्रेन युद्ध के बाद, क्योंकि उसके ऊपर इतने सैंक्शंस लगे हुए। और डोनाल्ड ट्रंप भी अब इंटरेस्टेड नहीं लग रहे बहुत ज्यादा। थोड़ा बहुत जब उनके सामने लोग गिड़गिड़ाते हैं, जापान, साउथ कोरिया, तब वो उनके लिए थोड़ा बहुत मान जाते हैं। हमारे साथ तो जो उन्होंने शर्तें रखी हैं हमारी मदद करने के लिए, वो हम मान नहीं सकते। कहते हैं मध्यस्थता करो, रशिया से 0 कर दो तेल लेना, और अपने टैरिफ हटाओ एग्रीकल्चर, डेयरी और गाड़ियों पे, हर चीज पे। तो एक तरह से हम जो जा रहे हैं रिबाउंड पे, एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर की तरफ, वो ऐसा ही है जैसे रिश्तों में, रोमांटिक रिश्तों में होता है कि आप रिबाउंड पे जाएंगे तो बहुत गलतियां भी होंगी। और सरकार ये समझ नहीं रही है, प्रधानमंत्री समझ नहीं रहे हैं कि ये इस तरह से हमें फायदा नहीं होगा, बल्कि हम और उनके पिस जाएंगे। नहीं, लेकिन तो मोहसिन ये भी तो है ना कि मोदी जी के पास अब विकल्प क्या है भाई। उनके जब उनका जब एम्बिट वो लिमिटेड है, अब ऑलरेडी दूध का जला फूक फूक कर छाछ को पिएगा, वही हाल हो गया है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप से टैरिफ की वजह से इतने ज्यादा अब कठिन संबंध भारत और अमेरिका के बीच में हो गए हैं, तो उनके पास विकल्प क्या है सिवाय इसके कि वो चाइना के प्रति थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, चाइना के प्रति एक फ्रेंडशिप का हाथ आगे बढ़ाएं, जो कि बात सब कह रहे हैं। और विकल्प क्या है उनके पास? अगर वो चाइना की तरफ नहीं झुकेंगे तो उसके अलावा करेंगे क्या? चाइना की तरफ ना झुक के, बल्कि कुछ एक इंडिपेंडेंट, आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करें। इंडिया के खुद के डोमेस्टिक रिफॉर्म्स करें, जो बहुत मुश्किल है और करना नहीं चाहते क्योंकि उसके पॉलिटिकल कॉस्ट हैं। आप अपने लेबर मार्केट्स, लैंड मार्केट्स, आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, टैक्स स्ट्रक्चर, इन सबको चेंज कीजिए। अपने आप को कंपेटिटिव बनाइए मैन्युफैक्चरिंग को, ताकि लोग आके निवेश करें, बनाए चीजें यहाँ हिंदुस्तान में, हमें रोजगार मिले। अ, इसके बजाय जो आसान चीज है वो कर रहे हैं, यहाँ से वहां बैठ गए, इस टेबल से उस टेबल पे जाके बैठ गए। पर इस टेबल से उस टेबल का अब गेम खत्म हो चुका। वो गेम था, समझिए 2003-4 से लेके 2020 तक का वो गेम था, क्योंकि दोनों साइडें हिंदुस्तान को अपने कैंप में लाना चाह रही थी, रशिया, चीन भी और अमेरिका भी। पर वो गेम अब खत्म हो चुका, क्योंकि आपने देखा कि चीन ने पहले ही प्रेशर डाल दिया था डोकलाम में और फिर गलवान में। तो उसके बाद वो चीन समझ बैठा कि अब अमेरिका जाके गोद में बैठ गया है, हिंदुस्तान अमेरिका की गोद में जाके बैठ गया है। तो चीन ने ये फैसला लिया कि भाई अब कर्रा बर्ताव रखो हिंदुस्तान के साथ। तो ये हमारी विदेश नीति की असफलता है कि हम एक तरफ इतना ज्यादा झुक गए अमेरिका की तरफ और उनकी गोद में जाके बैठ गए कि चीन और उनको, रूस को लगने लगा कि ये तो भाई हमारे कैंप से निकल ही गए हैं, अब कोई फायदा नहीं है इनको इनके साथ अच्छा व्यवहार करके, बल्कि सख्ती का व्यवहार किया जाए ताकि इनको सबक सिखाया जाए। तो ये हमारी बेवकूफ़ी थी, हमारे प्रधानमंत्री की और हमारी सरकार की, कि वो एक तरफ इतना ज़्यादा चले गए पप्पी-झप्पी के चक्कर में। सोचा नहीं कि देखो, अगर एक तरफ इतना ज़्यादा चले जाओगे तो दूसरी तरफ का क्या रवैया रहेगा। और अब हम इसमें आ गए हैं कि अब हम फिर चीन की तरफ जाना चाह रहे हैं। अब वो समझ गए हमारा खेल, और वो अब हमसे कह रहे हैं कि साबित करो कि तुम वाक़ई हमारी तरफ आए हो। यानी कि एक तरह का सरेंडर करके साबित करो कि तुम हमारी तरफ, वरना हमें तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं है कि तुम नहीं, वाक़ई में। लेकिन मौसी आप ये बताइए कि जिस तरीके का एक विश्वास मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप पर कर लिया था, और यही कहेंगे कि भाई पूरा भरोसा किया, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि टैरिफ्स के चलते और डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके से मोदी जी की खिल्ली उड़ाने लगेंगे, भारत का उपहास करेंगे, इस तरीके से भारत की बेइज्जती करेंगे। क्या अब इस
जो भी सबक मोदी जी को अमेरिका से मिला है, क्या उन सबक के यादस्टिक्स को चाइना पर मोदी जी अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, या फिर से माय डियर जी जिनपिंग बोलेंगे जैसे वो माय डियर डोनाल्ड ट्रंप करते थे? देखिए, पहले इन्होंने क्या किया कि शी जिनपिंग के साथ भी झूला झूला और एससीओ में भी चले गए, ठीक है ना? और फिर वहां से उन्होंने दिखाया चीनियों ने कि कौन बॉस है। आपने देखा कि डोकलाम में जो हुआ, उसके बाद फिर हमने उनके साथ मोदी जी उनके करीब जाने की कोशिश करी। 2017 में डोकलाम हुआ, फिर 2018 में फिर जाने की कोशिश करी, क्योंकि वो चाहते थे कि 2019 के इलेक्शन से पहले कोई गड़बड़ ना हो चीन के साथ। तो फिर गए उनको संभालने। तो कुछ दिन बात संभली रही और फिर गलवान में बात बिगड़ गई। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि चीन को लगता है कि हिंदुस्तान दोगलापन कर रहा है, कि अमेरिका के भी कैंप में बैठा हुआ है, चीन और रूस के साथ भी बैठा हुआ है एससीओ में, शांघाई कॉर्पोरेशन में। पहले हमारी नीति ऐसी नहीं थी। हम ना तो अमेरिका के कैंप में जाके बैठते थे जब हम नॉन अलाइन थे, ना हम रूस के कैंप में जाके बैठते थे। हम एक नॉन अलाइन कंट्रीज के लीडर थे, एक अपने गुट के लीडर माने जाते थे। मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि आप किसी अमीर के चौखट पे या किसी अमीर के पैलेस में जाके आप उनके नौकर बन जाएं, उससे अच्छा है आप गरीब रह के किसी गुट के लीडर बने। वो ठीक है, वो गरीब मुल्क थे, नॉन अलाइन मुल्क, पर आप कम से कम उनके लीडर माने जाते थे, आपकी इज्जत थी दुनिया में। अब आप क्या है कि सप्लिकेंट है, जिसे कहते हैं अंग्रेजी में ना, सप्लिकेंट, जो जाके दरखास्त देता है और अर्जी देता है और कहता है कि खैरात में मुझे कुछ दे दो। तो अब इस तरह से काम चलता नहीं है। अमेरिका ने भी दिखा दिया है कि भैया हम असल में तुम्हारी इतनी बस इतनी इस हद तक तुम्हारी इज्जत करते हैं, इस हद तक ही तुम्हारी पावर है। तो इंटरनेशनल रिलेशंस का एक रूल है कि आपकी जो एम्बिशंस होने चाहिए ना, वो आपकी पावर के लिमिट्स तक ही होने चाहिए। दैट इज द लिमिट्स ऑफ पावर शुड डिफाइन योर एम्बिशंस। हमारी जो आकांक्षाएं हैं, हमारी जो टारगेट थे, हमारे जो लक्ष्य थे, वो हमारी ताकत से ज्यादा थे। मोदी जी ने जो दिखाया दुनिया को, तो एक तरह से करेक्शन हुआ है जो इंटरनेशनल रिलेशन में होता है मुल्कों के साथ। उनको कभी कभी सच्चाई दिखाई जाती है जो दूसरा मुल्क होता है। तो पहले चीन ने दिखाई गलवान और उससे पहले डोकलाम में, और अब फिर अब अमेरिका दिखा रहा है, ट्रम्प दिखा रहा है कि हु इज द बॉस, किसके नहीं, पास असली लेकिन ताकत। जो अभी 31 तारीख से, कल से जो ये एससीओ की मीटिंग पहली से सितंबर से तक चलेगी, मोदी जी की बायलैटरल मीटिंग भी एक जी जिनपिंग से शेड्यूल्ड है। उस बायलैटरल मीटिंग में क्या कुछ निकल कर आ सकता है? क्या हम कुछ बड़े माइलस्टोन्स क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या बड़ी हेडलाइंस वहां से निकल सकती हैं? क्योंकि सबकी देखिए, निगाहें उस एससीओ मीटिंग पर रहेंगी, क्योंकि जिस तरीके से अभी डोनाल्ड ट्रंप लगातार बेइज्जती करके आ रहे हैं, तो मोदी जी तो एक्स्ट्रा प्रेशर में होंगे कि कम से कम वो ये दिखा सकें कि भाई वो अब अपने ऊपर हैं और किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। क्या ये मैसेज वहां से निकलेगा? ठीक है, एक्सटेंडिंग अ हैंड ऑफ फ्रेंडशिप, solidarity, all that is acceptable, but what is going to be the message which Prime Minister Modi will send out to the world, especially after having suffered so much of humiliation and insult at the hands of Donald Trump? तो मोदी जी का रिकॉर्ड ये है कि जब भी चीन के साथ कोई समझौता होता है, उसकी डिटेल्स वो बताते नहीं है। कोविड के बाद जब ये लोग एक दूसरे से मिले, मेरे ख्याल से इंडोनेशिया में एक मीटिंग हुई थी जकार्ता में, वहां पे ये बताया ही नहीं कि सिर्फ चीनी साइड ने बाद में बताया कि मीटिंग हुई थी शी जिनपिंग के साथ मोदी जी की। तो ये बताते ही नहीं है। जब ये अभी इन्होंने एक एग्रीमेंट कर लिया है बॉर्डर पे, उसको अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट कह रहे हैं, वो बिल्कुल जो चाइना की लाइन है उसको मान लिया गया है उस एग्रीमेंट में, पर यहाँ से अनाउंस नहीं हुआ है, चाइनीज अनाउंस कर रहे हैं। तो ये बताते नहीं। डोकलाम के बाद भी जब हुई मीटिंग इनकी वुहान में, आपको याद होगा 2018 में, तो इंडियन साइड की जो रीड आउट थी उसमें वो था ही नहीं, जो कॉम्प्रोमाइजेस ये मान गए थे उन कॉम्प्रोमाइजेस को। तो मुझे लग रहा है कि असल में कुछ और बातें होंगी और कुछ और कॉम्प्रोमाइज होंगे जो हमें बाद में ही पता चलेंगे। इस मीटिंग में भी, शंघाई वाली मीटिंग में भी, और जो चीन की तरफ से ही पता चलेंगे। जो हमारा रीड आउट होगा उसमें ऐसे दिखेगा जैसे हम जीत गए, मोदी मीडिया उसको उछालेगा और असली कॉम्प्रोमाइज जो हुए वो बताएगा नहीं। वो हमें जरा आप जैसे जर्नलिस्ट को, जो गोदी मीडिया में नहीं है, उनको कुरेद कुरेद के निकालना पड़ेगा कि असली बात हुई क्या और क्या असली एग्रीमेंट्स हुए हैं। बॉर्डर के ऊपर भी, निवेश के ऊपर भी, ट्रेड के ऊपर भी, बीआरआई के ऊपर, यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के ऊपर, और क्या कहते हैं किस हद तक चीन जो है वो अब दक्षिण एशिया, यानी हिंदुस्तान के जो नेबरहुड है,
हमारा जो इलाका है उसमें कितनी किस हद तक घुसा नहीं, है, और हम लेकिन जिस तरीके से सरेंडर ट्रम्प के सामने किया था, ये मेरा आखिरी सवाल है मोहसिन आपसे, कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रम्प के सामने सरेंडर किया था, क्या उसी पद चिन्हों पर एग्जैक्टली अब क्या भारत चाइना के प्रति भी चल चुका है? और मोदी जी क्योंकि वहां जा रहे हैं, हो सकता है पुतिन से भी उनकी मुलाकात हो, आई थिंक इट इज शेड्यूल्ड, बट क्या हम ये कह सकते हैं अभी फिलहाल जिस तरीके से गतिविधियां चल रही है कि मोदी जी ने शी जिनपिंग के सामने सरेंडर कर दिया है पूरी तरह से? मुझे तो डर ये है कि वहां पे एक बहुत बड़ी मिलिट्री परेड होने वाली है, जिस चाइना में जो उनकी विक्ट्री है जापान के ऊपर, उसको सेलिब्रेट करेगी। उसमें उन्होंने पुतिन को इनवाइट किया है, क्योंकि रशिया भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जीता था चीन के साथ, जापान के ऊपर। तो वो दोनों वहां पे होंगे। रूमर्स ये है कि उन्होंने कोशिश कर रहे हैं मोदी जी को भी उस मिलिट्री परेड में बुलाने की। आप सोचिए कि कितनी बड़ी तौहीन है, जिस फौज ने हमारे सिपाहियों को शहीद किया, 5 साल नहीं हाँ, हुए इस बात को, जिस मुल्क ने पाकिस्तान के साथ मिलकर हमारे ऊपर हमला किया, क्योंकि पाकिस्तान का जो हमला था हमारे ऊपर इसमें ऑपरेशन सिंदूर में, वो सब चीन का था, चीन का इंटेलिजेंस था, चीन के फाइटर थे, चीन की मिसाइल लेकिन थी। आपको लगता है कि मोदी जी उस मिलिट्री परेड में जाएंगे? आई होप नहीं जाएंगे, मैं उम्मीद है मेरी कि नहीं जाएंगे वो। और क्योंकि इस मुल्क ने हमारे ऊपर अभी हमला किया है कुछ महीने पहले, मई में, और हम उसी के सामने झुकने जा रहे हैं, तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। हमें चीन को बल्कि ये समझाना चाहिए था कि देखो, तुम पाकिस्तान की अगर इस तरह से मदद करोगे तो फिर हमारे साथ तुम ताल्लुकात नहीं रख सकते। अब उल्टा हो रहा है, जितना चीन हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहा है, जितने हमारे ऊपर हमले कर रहा है, हम उतना ही उसके सामने झुकते नहीं, जा रहे हैं। लेकिन मोहसिन ये तो तो देखो, लगता है कि बहुत ओवर एक्सपेक्ट करना हो गया मोदी जी से, अगर वो ये दो टूक बात करेंगे। जब वो ये दो टूक बात अमेरिका से नहीं कह पाए, आसिम मुनीर को उन्होंने बुठाकर लंच कराया, बुलाया 2 बार, और डोनाल्ड ट्रंप से जब इतनी दोस्ती होने के बावजूद जब एक बार भी नहीं बोल पाए, तो चीनी राष्ट्रपति से मोदी जी क्या बोलेंगे? मुझे नहीं लग रहा कुछ ज्यादा बोल पाएंगे, और वो उनके टर्म्स पे मानेंगे, उनकी जो शर्तें हैं उन पे मानेंगे, तभी बिल्कुल। आगे बढ़ सकते हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि हमने दोनों तरफ अपने ब्रिजेस जला दिए हैं, जिसे कहते हैं ना, वी हैव बर्न्ट ऑल मतलब आवर हमारे ब्रिजेस। रिश्ते यूएस से भी खराब हो गए हैं, और चाइना को भी हम पूरा विश्वास नहीं कर सकते, इसलिए चाइना से भी संबंध हमारे खराब हो चुके हैं। मुझे तो लग रहा है कि अब बैड टाइम्स आने वाले हैं, बोथ हमारी इकोनॉमी के लिए भी, और विदेश नीति तो आप देख ही रही हैं कि किस तरह से पूरे, जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, फ्री फॉल में है, कंप्लीट डिजास्टर। ओके, लेकिन अब क्या कहेंगे अंत में मोहसिन, की जो अब अगर ना हम चाइना के हुए, ना पाकिस्तान, सॉरी, ना अमेरिका के हुए, तो मोदी जी अब भारत को कहां पर लाकर खड़ा करेंगे अल्टीमेटली? देखिए, ये पूरी विदेश नीति, जैसे मैं पहले कह रहा था, फेलियर क्यों हुई, क्योंकि हम कई गुटों में जाके बैठ गए, और ये गुट जो थे वो एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे थे। तो हर गुट हमें गद्दार समझ रहा था, हमें कुछ फायदा नहीं हुआ। उससे अच्छा होता हम दोनों गुट के बाहर रहते, नॉन अलाइन बन के रहते। जब बिल्कुल। एक एक से ताल्लुकात रखते, दूसरे से भी ताल्लुकात रखते, पर किसी के करीबी नहीं होते। अब हमने पहले अमेरिका की गोद में बैठे चीन को नाराज किया, अब चीन के पास जा रहे हैं अमेरिका, क्योंकि हमसे नाराज है। एंड में ना, जिसे कहते हैं ना, खुदाई मिला ना मिसाल सलम, यानी ना विसाल मिला सनम का, ना खुदा मिला, ना आपको दुनिया मिली, ना आपको दूसरी जन्नत मिली। इसके और भी एक्सप्रेशन हैं जो आप जानती हैं, धोबी और घाट और ये और वो, तो मैं वो रिपीट नहीं करूंगा। तो इस तरह से हम बीच के बंदर बन के रह गए हैं। मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी का ये डायरेक्ट नतीजा है। झप्पी और पप्पी से हम आगे नहीं बढ़ने वाले। पब्लिक इस बात को समझ नहीं रही है, क्योंकि गोदी मीडिया ये खुल के ये बात आने नहीं दे रहा है सबके सामने। पर वक्त बिल्कुल, दिखाए, बिल्कुल, वक्त दिखा रहा है और दिखाएगा। बिल्कुल। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग, थैंक यू।